हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के लास्ट लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम केस बेस्ड क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ हम इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। इस चैप्टर से मैंने पहले भी बता दिया है कि लॉन्ग क्वेश्चन एक आता ही आता है और फिक्स है। कोई इसमें बहुत ज्यादा डेरिवेशन भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिले क्वेश्चन में। नहीं, कुछ फिक्स टाइप्स ऑफ डेरिवेशन है, उनमें से जो पूछे गए हैं आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, फिक्स है, एक लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही आता है बेटा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो आज इस सेशन में हम बात करेंगे केस बेस्ड की और लॉन्ग आंसर टाइप की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इट इज अ केस बेस्ड क्वेश्चन, लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये है हमारे पास केस बेस्ड। ठीक है, तो 2023 में पूछा गया था, अभी रिसेंटली इस चैप्टर से नहीं पूछा है, 2024 और 2025 में। 2024 में 23 में से पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये पूरी कहानी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, ये सब आप जानते हैं। फील्ड एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज, फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय कूलम्ब्स लॉ। For symmetric charge Gauss law, which is also based on Coulomb's law, help us to find the electric field. A system of charge, like dipole, experience a force, torque in an electric field. Work is required to be done to provide a specific orientation to the dipole with respect to an electric field. ये पूरी कहानी है। ठीक है, इसका मतलब अगर हिंदी में जानना है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये पूरी कहानी होती है। बेसिकली आप अगर एक चीज देखें, जब तक इसमें डायग्राम नहीं है तब तक एक चीज देखेंगे आप कि इससे रिलेशन कुछ होता नहीं है उसे क्वेश्चनों का, लेकिन फिर भी हम ऐसा करेंगे नहीं। ठीक है, क्या पता कब आ जाए, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है। स्थिर आवेशों से उत्पन्न बलों क्षेत्र विभव के अध्ययन से संबंध रखती है। किसी बिंदु आवेश के कारण बलों और विद्युत क्षेत्रों का मूल रूप से निर्धारण कूलॉम नियम द्वारा होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कूलॉम नियम क्या है हमारे पास, स्टैटिक चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। सममित आवेश विन्यासों के विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने में गाउस नियम, जो वास्तव में कूलॉम नियम पर ही आधारित है, हमारी सहायता करता है। ठीक है, कोई आवेशों का निकाय जैसे द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर किसी बलागुण का अनुभव करता है। डाइपोल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो उस पर एक बल या बलागुण लगता है, जैसा कि आप सभी भली भांति ज्ञात है। जिस चीज से किसी विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष किसी द्विध्रुव को किसी विशिष्ट दिक् विन्यास यानी किसी भी अल्टरेशन, आप बोल सकते हैं किसी भी थीटा एंगल पे रखने पर प्रदान करने के लिए करने की आवश्यकता होती है। ये पूरे का पूरा क्वेश्चन है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, देखो चेंज होते रहता है मैटर, कभी इससे 5 क्वेश्चन पूछता है यानी 4 और एक चौथे का ऑप्शनल, या कभी 3 क्वेश्चन पूछता है जो कैसे होते हैं हमारे, वो थ्योरेटिकल होते हैं यानी थ्योरी बेस्ड होते हैं, और जो वैसे पूछे जाते हैं, किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं मैं बेटा, एमसीक्यू होते हैं, वो 4 पूछे जाते हैं और एक ऑप्शनल होता है। बेसिकली ये 4 नंबर का आता है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख सकते हैं इंटू 4, यानी 4 मार्क्स का आता है। ठीक, चलिए देखो क्वेश्चन याद कीजिए, पैराग्राफ के बेस पे हमको इनका आंसर देना। देखिएगा अभी पैराग्राफ से मैच होती हैं चीजें या नहीं होती है। क्वेश्चन बोला है कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन कंडक्टिंग सेल, थिन बोले तो पतला, हॉलो हो सकता है अंदर से, ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस आर है। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई विद अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर फॉर पॉइंट आर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3। क्या मतलब है इसका, कोई एक गोला है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसके सेंटर से किसी r इज इक्वल टू 3 पे हमको क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन का ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो हिंदी में भी सेम है, एक समान आवेशित त्रिज्या r ये किसी पतले चालक खोल पर विचार कीजिए, पतला है। ठीक है, तो बेसिकली इसका ग्राफ कैसा बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ पे बेटा हमारे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं किस चीज से रिलेटेड, कि चार्ज कहाँ पे होता है कहाँ पे नहीं होता है। हॉलो सेल के केस में चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है शेल के अंदर होता है, या सॉलिड के केस में क्या होता है, जो चार्ज हमारे जो शेल है इसके अंदर होता है या नहीं होता है। तो इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट देखिए। एक चीज और देखिए कि यहाँ पे उससे रिलेटेड, कहानी से रिलेटेड, बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए यार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से स्टार्ट होगा बेटा, आर इज इक्वल टू आर, यानी ये रहा रेडियस और ये रहा शेल का रेडियस आर।
तो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो यहां से स्टार्ट होगा, सेल के अंदर कुछ नहीं होगा। सर कैसे? देखो चार्ज अंदर तो किस चीज पे अटकेगा, अटकेगा नहीं। अगर हम गॉस लॉ से बात करें, गॉस लॉ के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा करके एक स्पेयर बनाते हैं, ठीक है, एक इनक्लोज सरफेस बनाते हैं। हम देखिए सरफेस तो इनक्लोज कर ही नहीं पाएगा ना कोई चार्ज को, अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सरफेस के अंदर। तो R इज इक्वल टू आर पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे। फिर यहां से दूर जाते जाते, जैसे कि हम जानते हैं E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस के। तो उस डिस्टेंस के साथ वो कम होता जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। ठीक, तो हमारे पास जो ग्राफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी पैराबोलिक के, देखिए आर स्क्वायर यानी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लीनियर हमारा ग्राफ इसमें होने वाला नहीं है। तो 3R तक जाते जाते यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होता जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात, ये कभी भी नीचे एक्स एक्सिस को यानी जीरो को टच नहीं करेगा। रीजन मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस ई पे दिखाया है। तो यहाँ पे अगर मैं जैसी एक्स एक्सिस पे टच करता हूँ तो ई की वैल्यू जीरो हो जाती है। लेकिन सेल से दूर जाने पे हम जानते हैं कि इनफाइनाइट रेंज के होते हैं, कभी जीरो नहीं हो सकता। इनफाइनाइट रेंज वाला ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा। देखो पैराग्राफ से रिलेशन कुछ नहीं था। इसकी बी की बात करें, द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल V with 1/r for 2 point charges Q1 and Q2। बेसिकली चैप्टर दूसरे का है, लेकिन एक क्वेश्चन था इसमें, तो हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, V और 1/r के साथ हमें चार्ज Q1 और Q2 का क्या दे रखा है, Q1 और Q2 को हमको रिप्रेजेंट कर रखा है ग्राफ में, वेयर V इज द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस R ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, फाइंड Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 किस चीज से आएगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ, आप जानते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बेटा प्यारे बच्चों, तो V बराबर क्या होता है आपके पास, KQ/R, सिंपल सी बात है। और आपका V/1/R, ग्राफ का स्लोप क्या होता है, V/1/R इज इक्वल टू VR आपका हो जाएगा स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक ठीक, V/1/R, तो VR आपका हो जाएगा स्लोप, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, VR हमें क्या बता देगा, Q के बारे में बता देगा, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q के। ठीक है, बराबर तो नहीं होगा क्योंकि बीच में एक K आएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर के रखे ना रखे, देखो मीडियम अगर सेम है तो के की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता। अगर दोनों को डिवाइड करोगे, मीडियम सेम है तो के हमारा कट जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्यू क्या है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, और Q2 क्या है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। Q1 कितना हो जाएगा 10, Q1 हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1060, और Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1030। 1060/1030 हमारी वैल्यू आती है 3, ये सब जानते हैं। ये क्वेश्चन में कोई इशू नहीं होना चाहिए। सेम क्वेश्चन है F वर्सेस 1/r² का, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, सेम वैसे V वर्सेस 1/r के लिए, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं खपाना है, इतना ही इसका सोल्यूशन है, सिंपल से निकाल देना। ठीक है, यहाँ पे हमें थीटा गिवन था तो हमने टेन थीटा कंसिडर किया, थीटा गिवन नहीं होता तो हम V इंटू KQ/R से कंसिडर करते, तब हमें क्या पता चार्ज Q1 और Q2 की वैल्यू दी होती, यानी कुछ ना कुछ हमें मिलता। चलिए सी पार्ट है इस क्वेश्चन का, देखिए अभी तक हमारा जो पैराग्राफ है हमें उसे देखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इंग्लिश ना है ना। हाँ, कभी कभी डायग्राम दे देता है पैराग्राफ में तो अभी देखना पड़ता है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ अ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट बोले तो P की वैल्यू गिवन है, इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, E की वैल्यू हमारे पास इतनी है, such that the dipole moment and the electric field are parallel। डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल, यानी यहां से हम थीटा निकाल सकते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, सेम क्वेश्चन कर रखे हैं हमने आगे अभी, फिर भी हम करेंगे। हिंदी में कहता है द्विध्रुव भागुण 6 × 10⁻⁷ कूलाम मीटर का कोई विद्युत द्विध्रुव 10⁻⁴ न्यूटन कूलाम के न्यूटन पर कूलाम एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार स्थित है कि द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समांतर है। इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, तो स्थिर ऊर्जा परिकलित कीजिए। U बराबर -PE cos थीटा, आप जानते हैं थीटा बराबर जब पैरेलल है 0 डिग्री, पैरेलल। ठीक है, तो P की वैल्यू इतनी,
और इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू 10⁴, थीटा की वैल्यू 0, कॉस थीटा बोले तो कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री बराबर 1, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू उसमें इतनी है, -6 × 10⁻⁻। देखो क्वेश्चन की जरूरत, कितना इजी था केस बेस, 4 नंबर ऐसे उड़ के आ गए आपके। बताओ ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इजी है, डी पार्ट इसका, ये ऑप्शनल में आता है। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन आते हैं, अगर थ्योरेटिकल है तो 3 आते हैं, डी पार्ट ऑप्शनल में आता है। ठीक, एमसीक्यू आए तो 5 आते हैं, 4 आपको करने होते हैं, ऑप्शनल होता है। An electric dipole of dipole moment P is initially kept in an electric field E such that P is perpendicular to E. Find the amount of work done in rotating the dipole to the position at which P becomes anti-parallel to E. पहले क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री से आपको क्या ले जाना है, एंटी पैरेलल पे ले जाना है। सेम वही है, कोई द्विध्रुव P को आरंभ में किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E में इस प्रकार रखा कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत थीटा 90 के प्रति समांतर एंटी पैरेलल ले जाना है। तो क्या करेंगे कहानी बेटा, वही ऐसे। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल करो, थीटा टू एंटी पैरेलल 180 डिग्री, कहां से, थीटा 1 90 डिग्री से। कुछ करना है क्या, पहले वो खड़ा था, ठीक है, अब उसको ऐसे घुमा के आपने एंटी पैरेलल कर दिया। सेम आपको वैल्यू रखनी मेरे प्यारे बच्चों, cos 180 माइनस cos 90 हम जानते हैं 0 होता है, cos 180 की वैल्यू -1 आ गई तो -1 इंटू पीई इज इक्वल टू आपका वर्क डन क्या हो गया, पीई, सेम पोटेंशियल का फॉर्मूला। इजी क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, 4 नंबर आपके पक्के यहां से। चलिए ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 लॉन्ग क्वेश्चन है, यहां से स्टार्ट आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, लॉन्ग इंटू 5 मार्क्स का आता है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ध्यान से। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ओपन सरफेस एंड अ क्लोज सरफेस, कभी देखा है क्वेश्चन, ओपन सरफेस क्लोज सरफेस। देखो पता, आपको पता है कि ओपन मतलब खुला, लेकिन लिखोगे कैसे, ये बड़ा इशू है ना, तो लिखने का तरीका आपको देंगे। ड्रॉ एन एलिमेंट्री सरफेस वेक्टर ds वेक्टर फॉर ए स्फेरिकल सरफेस s, और ये मैंडेटरी, ये करना ही पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है ऑप्शनल है ना। अगर 2 पार्ट आते हैं वैसे, लेकिन ये इजी पार्ट है। और दूसरा पार्ट था इसका, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ द गॉसियन सरफेस, क्या मतलब है, कभी नहीं देखा है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सिग्निफिकेंस आपको नहीं पता। आप बोल दोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में सिग्निफिकेंस नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हम phi.E.ds से भी निकाल लेते हैं, तो गॉसियन सरफेस का क्या मतलब है, पता है आपको तो लिखोगे क्या, जिससे 100% मार्क्स मिल जाएगा। A charge outside a Gaussian surface does not contribute to total electric flux through the surface. Why? देखो why पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, उसके बाहर का हम जानते हैं कि हम इनक्लोज चार्ज को कंसिडर करते हैं, लेकिन बाहर का क्यों नहीं लेते। फिर उसके बाद दे रखा है स्मॉल स्पेरिकल सेल S1 हैज अ पॉइंट चार्ज Q1 Q2 Q3, जो भी दे रखे हैं वैल्यूज, द सेल इज इनक्लोज बाय अनदर स्पेरिकल सेल S2, इसके बाहर एक सेम क्वेश्चन किया है हमने, S2 से इनक्लोज्ड है। A point charge Q is placed between the two surface S1 and S2, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। The electric flux through the surface S2 is 4 times to the flux S1, find the charge Q1, बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। हिंदी में भी सेम ही है, समझा मैं चुका हूं, ठीक है, किसी लघु गोल S1 के भीतर ऐसे ऐसे चार्ज रखे गए हैं, सेम है, ठीक है, हिंदी में बता चुका हूं आपको, पढ़ लीजिएगा। सोल्यूशन देखते हैं। चलिए, ओपन सरफेस किसको कहते हैं, पहला क्वेश्चन था ओपन सरफेस। ओपन सरफेस इसको कहते हैं जिसके अंदर वॉल्यूम इनक्लोज नहीं होता। ओपन सरफेस सरफेस विच डज नॉट इनक्लोज अ वॉल्यूम, ऐसा सरफेस जो किसी वॉल्यूम, किसी आयतन के परिबद्ध नहीं करता, आयतन को बंद नहीं करता। क्लोज सरफेस किसको कहते हैं, सरफेस विच डज नॉट, विच सरफेस विच डज इनक्लोज अ वॉल्यूम, ऐसा सरफेस जो किसी वॉल्यूम को बंद करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज सरफेस। ऐसा आंसर लिखोगे तभी आंसर मिलेगा, तो नंबर मिलेंगे। एलिमेंट्री सरफेस वेक्टर डीएस वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्री के लिए डीएस वेक्टर आपको ऐसा बनाना पड़ता है, समझ रहे हो, यानी ये यहाँ पे सॉलिड एंगल की बात कर रहा है, आपको सॉलिड एंगल बना, तो एलिमेंट्री सरफेस वेक्टर डीएस फॉर अ स्पेरिकल सरफेस। स्पेरिकल सरफेस ऐसा होता है, जब वो काटोगे ना, तो एक गोला काटोगे ऊपर से, जो सेंटर पे कोन जैसा बनाएगा, तो आपको इस टाइप से बनाना पड़ेगा, ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है तो। ओके, अगर आपसे एरिया वेक्टर के लिए पूछता तो एक प्लेन सेट बनाते, प्लेन शील्ड के लिए बनाते, उसमें तो बहुत इजी, आप ए वेक्टर बाहर की ओर दिखा देते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी का पार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द गॉसियन सरफेस क्या है, क्या
क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डी ए कॉस थीटा से नहीं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से निकालते हैं, और इट हेल्प अस इन फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सिंपलर वे, आसानी से, कोई कैलकुलेशन नहीं, टोटल चार्ज Q1 प्लस करो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, हाय हाय आपका फ्लक्स निकल जाता है। ना किसी एरिया पे, ना किसी रेडियस पे, ना किसी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और दूसरा सरफेस था। ठीक है, अगर कोई दूसरा क्वेश्चन क्या था, हम उस चार्ज को कंसिडर क्यों नहीं करते जो खोल के बाहर है, यानी सरफेस के बाहर होता है, तो उसको गॉसियन सरफेस के अंदर या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते समय क्यों कंसिडर नहीं किया जाता। तो a charge lying outside a Gaussian surface does not contribute to the total electric flux through the surface. क्यों? This is because the number of electric field lines entering the surface equal to the number of field lines leaving the surface, and hence the net electric flux through the Gaussian surface is due to an external charge is zero. क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे की बात करें तो यहाँ पे जो चार्ज है, बात करें हम किसके अंदर जो चार्ज है, तो यहां से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फील्ड लाइन से ऐसे बाहर की ओर निकल रही है, तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से बाहर की ओर निकल रही है जब चार्ज अंदर है। अब बात करें किसकी, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटरिंग द सरफेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस। अब बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? अगर हम बाहर कंसीडर करते हैं तो जितना एंटर करेंगे उतना लीव भी कर जाएंगे, यानी नेट जो होगा वो जीरो होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को, इस चीज को बड़े ध्यान से बाहर का जो चार्ज है उसको कंसीडर क्यों नहीं किया जाता इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेते समय या उसकी कैलकुलेशन में। टोटल चार्ज जो क्यों होता है केवल और केवल इनक्लो, देखो ये ना क्वेश्चन ना बेटा आपका बेसिक जो फंडामेंटल जो आपने पढ़ा है ना उसको भी मजबूत करता है ना, समझे मेरी बात को? ठीक है, अगर आप कोई चार्ज यहाँ पे ड्रॉ कर देते हो तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, और यहां से बाहर भी निकल जाएगी भाई, रुकेगी थोड़ी ना, रुक जाएगी क्या? लेकिन जो अंदर सेंटर पे रखा है उससे केवल बाहर निकलेगी, अंदर को तो आ ही नहीं रही। समझ गए? यही कंसेप्ट था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मैं इंपॉर्टेंट मानूंगा। ठीक है, बी का आंसर है। अब हम बात करेंगे सी का, ये इंपॉर्टेंट है। इसने बोला देखो एक स्पेरिकल सेल है S1, ठीक है, उसके अंदर -3 -2 और +9 चार्ज था, तो इसके अंदर जो नेट चार्ज हो जाएगा इतना तो बेटा आप कर ही सकते हो, आप सम कर देते हैं तो +4 माइक्रोकूलम। अब इसको S2 ने क्लोज किया है, और S2 में कितना है, एक चार्ज क्यों रखा है और एक +4 कूलम, क्या S2 के जो चार्ज होगा यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, और इसमें अगर मैं इससे फ्लक्स निकालू तो इसकी वजह से क्यों होगा, और इसके अंदर से जो चार आएगा, क्योंकि ये जो चार है जो अंदर से आया वो S2 के भी बाहर इनक्लोज्ड है। समझ रहे हो? ये S1 ये S2 है ना, यही तो क्वेश्चन कह रहा था मेरे प्यारे बच्चों। किसी अन्य बड़ी खोल S2 से भी बंद है ना, S2 बाहर से, ओके, तो S2 के अंदर जो फ्लक्स आएगा वो एक बीच में क्यों रखा है, +4 उसके अंदर जो बंद है उसकी वजह से भी आएगा। और दूसरी चीज बोला है जो φ2 जो फ्लक्स अब यहां से निकलेगा वो किसका है, 4 टाइम से जो इससे फ्लक्स निकलेगा, इससे क्या निकल रहा है, 4 निकल रहा है, इससे क्या निकल रहा है, 4 तो निकल रहा है, 4 चार्ज की वजह से, तो 4 माइक्रोकूलम की वजह से तो निकल रहा है, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा, 4/ε0, 4 माइक्रोकूलम बाई एप्सिलॉन नॉट का 4 गुना। फिर ध्यान से समझिएगा, फिर से बताता हूं, यहाँ पे जो φ2 है वो क्या है, क्यू की वजह से है, क्योंकि वो क्यू को भी क्लोज करता है और 4 को भी क्लोज करता है, और ये बराबर है 4 गुना ऑफ φ1, और φ1 क्या है, जो फ्लक्स होगा केवल 4 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के होगा। बस यहां से मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेशन आराम, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया 2025 में। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से क्यू प्लस एप्सिल 4 माइक्रोकूलम, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट उड़ाओ। ठीक है, उसके बाद आप सॉल्व करोगे, इतना आपको आता है, 4 चक 16 हो जाएगा, और यहाँ से 4 इधर जाके माइनस हो गया, तो ऐसे लिख लेते हैं क्यू प्लस 4 इज इक्वल टू 16 माइक्रोकूलम, क्यू इज इक्वल टू 16 माइनस 4 माइक्रोकूलम, तो हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू 12 माइक्रोकूलम। क्यू की वैल्यू पूछे, क्यू S2 से एनक्लोज था लेकिन S1 से एनक्लोज नहीं। देखो
अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है बेटा, 5 मिनट में आपका 5 नंबर आ गया था। समझ पा रहे हो? 2023 का क्वेश्चन देख लो, टफ है, फॉर्म सॉल्व करना टफ है, कंसेप्चुअली इजी है, लेकिन 2025 का सॉल्व करना इजी है, लेकिन कंसेप्चुअली आपका अच्छा है, इजी है, लेकिन सॉल्व करना टफ हो जा रहा है। ठीक है, चलिए पहला है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, हर एक क्वेश्चन में लगभग लगभग ये चिपका ही देता है, ये मैं करा भी चुका हूं। दूसरा है यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, जहां पे हमें गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद है अ क्यूब साइड एल इज कैप्ड इन अ स्पेस एज अ शोन इन फिगर। स्पेस में एक क्यूब है, and electric field E is equals to AX plus BI cap divided by न्यूटन पर कूलम exists in the region। और इसके रीजन में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, AX प्लस, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को, जो I लिखा है ना I, वो बता रहा है कि X डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो फाइंड द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्यूब। अब इस क्यूब से जो नेट चार्ज इनक्लोज्ड हुआ वो बताओ, बता सकते हो क्या, बता सकते हो? चलिए हम बताते हैं आपको क्या है कहानी। तो हिंदी में पढ़ लीजिए, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए तथा इसके एसआई मात्रक। सेम क्वेश्चन है बेटा, हिंदी में आप पढ़ सकते हो, मैं जानता हूं। ठीक है, चलिए बात हम करते हैं पहला वाला, ये मैंने आपको पहले भी कराया है एक शॉर्ट में आपको कराई दिया था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, थ्रू अ गिवन एरिया इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया। क्यू इज इक्वल फाई इज इक्वल टू, अगर आप चाहो तो ई लिख लो यहाँ पे, नहीं तो कोई बात नहीं, is equals to line integral of E dot ds is equals to Q epsilon naught Q enclosed by epsilon। its SI unit is equals to न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं डेरिवेशन की, इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे क्या याद करने पड़ते हैं हमें, सरफेस याद करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, ये सरफेस याद करने पड़ते हैं। ठीक है, ओके। अब अगर ये प्लेन शीट है तो उससे सरफेस कैसा मानते हैं, इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इसको इनक्लोज सिमेट्रिकली इनक्लोज करना है, समझ रहे हो? स्पेयर से भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्पेयर में ऊपर भी टच करेगा नीचे भी टच करेगा, इधर की दूरी नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, हम एक सिलेंडर मानते हैं। क्या मानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक सिलेंडर मानते हैं। ठीक है, तो वो इनफाइनाइट है ऊपर नीचे, तो इस सिलेंडर को हम इसके आर पार घुसा देते हैं। ये क्या है, हमको इस सरफेस को इनक्लोज करना है, तो हम एक सिलेंडर से इनक्लोज करते हैं। सपोज अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट प्लेन शीट इज सिग्मा। क्या है इसमें, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की बात कर रहा है, यानी क्यू बाई ए है। फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया एलिमेंट ऑफ अ गॉसियन सरफेस, फ्लक्स कितना, एरिया एलिमेंट से, यानी किसी पॉइंट को हमने एरिया एलिमेंट मार दिया, तो गॉसियन सरफेस हमारे पास सिलेंड्रिकल है, ई डॉट डी ए कॉस थीटा। अभी देखिएगा, एंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एंटायर गॉसियन सरफेस, पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस से। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, ये रहा प्लेन शीट, ये रहा सिलेंडर, इलेक्ट्रिक, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है ऐसे बाहर की ओर। और ये अगर इस कर्व सरफेस की बात करें तो कर्व सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, एरिया वेक्टर इसकी वजह से ऊपर, बीच में cos 90 हो जाएगा। तो क्या कहना चाहते हैं, फर्स्ट क्या है, ये है फर्स्ट। पहले हम इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्या होगा, ई डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री। इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसका एरिया वेक्टर ऐसे, इनके बीच में 0 डिग्री। दूसरे की वजह से ई डॉट डी ए, दूसरा कौन सा ले लेंगे, ये, इसके वजह से भी 0 डिग्री, इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। लेकिन तीसरा ई डॉट डी ए कॉस 90 डिग्री, इसकी वजह से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें एरिया वेक्टर ऊपर की ओर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो केवल और केवल हमारा इन दो की वजह से होगा और सेम होगा, जो हमारे पास जो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया नहीं, जो आपके पास नीचे वाले एरिया होंगे। ठीक, प्लेन शीट के लिए हम सिलेंडर मानते हैं। ओके, तो उसको क्या करेंगे, केवल 1 और 2 बच गया, सेम है, उसका दुगना कर देंगे, ई डॉट टी ए। ई की वैल्यू कितनी है, जब सिग्मा की वैल्यू क्यू ए है, क्यू की वैल्यू सिग्मा ए हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो 2 इंटू ई, ई कॉन्स्टेंट होगा, इंटू डी ए,
एरिया करेंगे, क्या करेंगे हम, एरिया को इंटीग्रेट करेंगे होल एरिया के लिए। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम जानते हैं किससे, गॉस के लॉ से, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू आपकी हो जाएगी सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA dA। निकालना क्या है, E की वैल्यू निकालनी है। तो E की वैल्यू निकालने के लिए आप A से A को उड़ाएंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लेन शीट की वजह से क्या लिखते हैं, E डिवाइडेड बाई E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर से बता देता हूँ, अज्यूम कर लो जो कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, जो कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, उससे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज क्या होता है, उससे निकलने वाला फ्लक्स जीरो होता है। वैसे भी चार्ज पॉजिटिव इधर को, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, कर्व सरफेस एरिया की वजह से एरिया वेक्टर हम क्या करते हैं, उस पे ऐसे तीर जैसा चुबाते हैं, दोनों के बीच में 90 डिग्री। सोल्यूशन आया E इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके डन। चलिए सी हम बात करेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन, आहा अब आया मजा। ठीक है, अब हम सी बात करेंगे किस चीज की, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी विथ एक्स। मैंने क्या बोला था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने हमको दिया था कुछ ऐसा, ए एक्स प्लस बी इंटू आई वेक्टर। हाँ जी सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की वैल्यू 1 तो कुछ अलग, एक्स की वैल्यू 2 तो कुछ अलग, एक्स की वैल्यू 3 तो कुछ अलग, क्योंकि ए और बी की कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होंगी। ठीक है, समझे। तो अब इस केस में है, अब मैं बात करता हूं, अगर मैं इस सेंटर x इक्वल टू 0 पे रखूं, तो ए एक्स प्लस बी में मैं अगर इसको 0 मान लू x को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, फ्लक्स कितना हो जाएगा, x इक्वल टू जी पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, बी आई वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स कितना हो जाएगा, E डॉट डी ए, यानी E की वैल्यू बी आई इंटू डी ए कितना हो जाता है, किसके लिए, क्यूब है, L इंटू एल, एल स्क्वायर। Since area vector point in the negative x-axis direction, this will be minus IL square। बस इतना याद रखना, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, एरिया वेक्टर एक साइड को माना है नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं x इक्वल टू एल की बात करूं, तो हमारे पास फॉर्मूला वही है, ए एक्स प्लस बी। तो यहां पे x की वैल्यू L रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, फिर फाई टू निकालो, E डॉट डी ए निकालो, तो डी ए की वैल्यू, तो एरिया कितना हो जाएगा, एल इसकी लेंथ है क्यूब का, तो क्या हो जाएगा, एल इंटू एल। अगर क्यूब का पूरा एरिया एल स्क्वायर नहीं होता, बस एक सरफेस से निकल रहा है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये जो एक सरफेस है ना, पूरा का पूरा स्क्वायर है, ये एल या एल, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस से मानना है हमें। ठीक है, पूरा का पूरा क्यूब की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये पूरे के पूरे हम क्यूब की बात नहीं कर रहे, इस बात को प्लीज ध्यान में रखिएगा, केवल एक सरफेस की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरा क्यूब का एरिया तो 6L स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, केवल और केवल एक फ्लक्स, एक फेस की बात कर रहे हैं। सेम कहानी, ए की जगह एल रखो, एरिया डी ए की जगह आपके पास एल स्क्वायर आ जाएगा, टोटल आ जाएगा ए एल प्लस बी इंटू एल स्क्वायर। तो नेट आप निकाल सकते हो, ए एल क्यूब प्लस बी एल स्क्वायर, ए एल क्यूब प्लस बी एल स्क्वायर, पहले आया था माइनस बी एल स्क्वायर। नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, ए एल क्यूब प्लस बी एल स्क्वायर, ये और ये कट जाएंगे। अब बोलोगे सर इसमें एरिया वेक्टर, उसमें नेगेटिव, इस केस में एरिया वेक्टर इधर को, इस केस में एरिया वेक्टर इधर को। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन में, ये इसकी डायरेक्शन। ठीक है, एक केस में हमारा एरिया वेक्टर नेगेटिव हमें लेना पड़ेगा। डील डन बेटा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ओके चलो, तो नेट आ गया हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। सी हमारे पास उसी की बात चल रही है। ठीक है, तो गॉस लॉ के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ए एल क्यूब किसके बराबर होगा, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो नेट चार्ज हमें क्यू निकालना है, क्यू इनक्लोज्ड बराबर ए एल क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट की मल्टीप्लाई कर। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें कैसे किया, पहले x इक्वल टू 0 रखा, x इक्वल टू 0 रखने पे ए प्लस बी आया, सॉरी हाँ, ए हट गया था, बी आई कैप आया, उसमें डी ए की मल्टीप्लाई करी, तो एल स्क्वायर एक फेस का एरिया मल्टीप्लाई हो गया, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नेगेटिव था, तो माइनस बी एल स्क्वायर। नेक्स्ट केस में ए एल क्यूब प्लस बी एल स्क्वायर, दोनों को ऐड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, ए एल क्यूब निकला, और इस ए एल क्यूब को हमने क्या बोल दिया, ए एल क्यूब को हमने क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर रख दिया, तो ए एल क्यू, इस यहां से हमारी वैल्यू आ गई ए एल क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बात खत्म। चलो
अब हम बात कर रहे थे 2025 का क्वेश्चन। देखो मैंने बोला था सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2023 में भी पूछा गया था। अब ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, आता है लेकिन, ठीक है। चलिए, तो स्टेट द गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको आता है। यूजिंग दिस थ्योरम ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। वो जो क्वेश्चन आया था ना एमसीक्यू में लैम्डा वाला, वो यहाँ पे देख लेना, ठीक है। गॉस प्रमेय बताइए, सबको पता है गॉस प्रमेय क्या होती है, मेरे प्यारे बच्चों को पता है गॉसियन थ्योरम क्या होती है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। किसी भी परिबद्ध सरफेस से क्या होगा, जितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा, परिबद्ध होगा, उसका 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्या होता है हमारे पास, फ्लक्स होता है, सबको पता है। इसकी बात करते हैं। इस केस में तो हमारा सिंपल ही क्या बन जाता है, एक सिलेंडर बन जाता है ना। इस केस में तो हमारा सिंपल एक सिलेंडर बन जाता है, मेरी बात को समझ रहे हो। एक वायर लिया और उसके चारों तरफ एक सिमेट्रिक, हर एक पॉइंट क्या होगा सिलेंडर का, इससे इक्वल डिस्टेंस पे होगा, क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो लेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ अ चार्ज्ड वायर इज लैम्डा। अब ये लैम्डा क्यों मानते हैं सर, क्योंकि पूरे वायर की वजह से हम हर एक पॉइंट पे चार्ज होगा, तो पहले एक लैम्डा की वजह से निकाल लो, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, एक पॉइंट पे इतना चार्ज होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से निकाल लेते हैं। We have to find the electric field intensity at a R near the wire। किसी एक पॉइंट यहाँ पे मान के चलो R है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी होती है, ठीक है। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अराउंड दी वायर, इन दिस द एरिया एलिमेंट आर टेकन एज डीए। इस केस में हम क्या करते हैं, एरिया एलिमेंट क्या करते हैं, डीए मान लेते हैं। किसका, इसका कहाँ यूज होगा अभी मैं बताता हूँ कैसे यूज करते हैं। फाई ई क्या होता है, ई डॉट डीए होता है, ई डॉट डीए होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर वही केस, इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा लेटस से, और एरिया वेक्टर कुछ ऐसा, तो इन सरफेस की वजह से नहीं होगा, केवल और केवल कर्व सरफेस। तो एरिया कितना हो जाएगा, ए इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा बेटा, शानदार तरीके से ए इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा, कोई कहानी है ही नहीं इसमें। ऊपर की वजह से 0 और कर्व सरफेस की वजह से ए इंटू 2 पाई आर एल, बात खत्म, कर्व सरफेस, ठीक है। देखो फाई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, ये तो बहुत ईजी है। आप बोलोगे सर इसकी वजह से एंगल देख लो, ई डॉट डी ए कॉस थीटा, थीटा 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, वही सिंपल, फाई बराबर, देखो फाई की वैल्यू रख दी, यहाँ पे क्यू बाई एप्सिलॉन रखना है और क्यू की वैल्यू निकाल लेनी है बस, ठीक है। बस क्यू इज इक्वल टू हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, और क्यू की वैल्यू हम ले लेते हैं लैम्डा एल, ठीक। तो ए इंटू 2 पाई आर एल, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकला, यहाँ पे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट में क्यू की वैल्यू रखी लैम्डा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई की वैल्यू आपकी आ गई लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, वही एक्स वाला, सिंपल, ऊपर वाला माइनस कर देना, खाली कर्व सरफेस एरिया याद रखना है इसमें, बात खत्म, खत्म बात उसकी। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए 2025 का है ये क्वेश्चन, आज से पहले तो कम पूछा जाता था, इस बार पूछ लिए, पता नहीं क्यों, इजी है। सो द गॉस थ्योरम is consistent with Coulomb's law. Using it, derive experience for the electric field due to uniformly charged thin spherical cell of radius r at the point distance r from the center of the cell such that r जब बड़ा है, r जब r के बराबर है, और r जब छोटा है r से। ये केस आपने पढ़े हैं, डेरिवेशन में तो पढ़े, इजी सा डेरिवेशन। फिर उसके बाद उसका ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। ओके कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो ये पढ़ लीजिए, दर्शाइए कुलाम नियम, गाउस प्रमेय कुलाम नियम के संगत अविरोधी है, संगत है। चलो करते हैं, और सेम कहानी है पूरी ऊपर नीचे, है ना, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, गॉस थ्योरम इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस कंटेन इन द कुलाम्स लॉ। गॉस जो थ्योरम है बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस कंटेन इन द कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ में जो डिस्टेंस होती है ना, उसके इनवर्स स्क्वायर, इसका मतलब वही है कि ये भी इनफाइनाइट की ही बात करती है, और कुछ नहीं है इसका मतलब भी। फोर्स F इज इक्वल टू के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, हमें इनवर्स लॉ के बारे में बताता है। ये लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, ये क्या होती है, लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, हमें पता है ये चीजें, ठीक है। डेरिवेशन की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं आउटसाइड दिस सेल,
जो आर है, जो आर क्या है, हम ये पॉइंट को मानेंगे, और ये क्या है, रेडियस ऑफ दी सेल। जब बाहर है, कितना सिंपल है, गॉसियन सरफेस गोल मानो, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, दिखाता हूं आपको, ठीक है। फाई ई किसी भी पॉइंट पे, आर क्या मानो, एक पॉइंट पी पे गॉसियन सरफेस है, टोटल चार्ज इनक्लोज करेगा। टोटल चार्ज हमें पता नहीं है, इसमें पूरा का पूरा चार्ज फैला रहेगा हर एक पॉइंट पे, है ना, हर एक पॉइंट पे फैला रहेगा, हमें तो पता ही नहीं है सर ये क्या होता है। तो यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, हम वही कहानी करेंगे, एक पॉइंट का चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक पॉइंट का चार्ज ले लेंगे, जिसको हम नाम दे देंगे इस बार सिग्मा, और सिग्मा बराबर कितना हो जाता है, वही अपनी कहानी है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाई क्यू बाई एरिया, और क्यू बराबर वही सिग्मा इंटू एरिया, वही कहानियां चल रही है, बाद में रखेंगे इसको, ठीक है। तो फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। आप बोलोगे सर जीरो, हाँ देख लो जीरो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की चार्ज की वजह से सीधे बाहर की ओर, इसका एरिया देखोगे, एरिया वेक्टर, अभी हमने डीएस वेक्टर निकाल के देखा था, ये भी बाहर की ओर, दोनों पैरेलल, ठीक है। सरफेस कोई दो तीन तो है नहीं सिलेंडर की तरह, ये वन एरिया टू, नहीं एक ही है, बोला, है ना। तो ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू फाई ई। अब बोलोगे सर ये क्या है, ये तो हमने नॉर्मली निकाल दिया, ई डी ए कॉस थीटा, ये हमने गॉस लॉ के हिसाब से निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर होने चाहिए। तो बस ई डी इज इक्वल टू क्यू बाई, और डी ए कितना हो जाएगा, थोड़ा स्क्वायर का एरिया जो होता है 4 पाई r² इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, ठीक है। तो E इंटू 4 पाई r² इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। अब क्यू की वैल्यू रख दोगे आप, क्यू बराबर कितना हो जाएगा, वही एरिया इंटू लैम्डा, सिग्मा इंटू एरिया 4 पाई r², पूरा का पूरा कहानी उड़ गया, ठीक है। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई r², और क्यू बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई r²। नहीं आया समझ में क्या क्या हो रहा है, कुछ नहीं, देखो ई बराबर कितना होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो मैं बता देता हूँ, फाई बराबर हो गया ई डी ए कॉस 0 हो गया, बता दिया एरिया, ई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, इनटू एरिया कितना हो जाएगा टोटल 4 पाई r², इसका सरफेस का। तो इस केस में आपको, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड गोले की बात कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। या अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको, ठीक है, इस पॉइंट की बात करूं तो ए इंटू 4 पाई r² आपको उस पॉइंट का लेना पड़ेगा जो डिस्टेंस है स्मॉल आर, ठीक, ठीक, ओके। इसी के बराबर में आपको क्या रखना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, इसी के बराबर में आपको रखना पड़ता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बस एक क्यू को ही तो वेरी करना है। जब हम जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, और क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा ए, ए कितना हो गया 4 पाई r², ए यहाँ पे एरिया किसका आएगा, छोटे वाले का, कैपिटल आर, क्यों, क्योंकि जो चार्ज है इससे इस पे है, चार्ज क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इस पे है, समझ गए, ठीक है, सिंपल सा। तो आपका जो फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा E इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r² बाई r²। अब इसको वेरी करा देना, देखो आर क्या है, उसकी रेडियस, आर को 0 कर दो, आर को अंदर ले जाओ, ये आपकी मर्जी, वही वेरी करना है। एट सरफेस आर इज इक्वल टू आर, जो आर है वो आर के बराबर, तो यहाँ पे r² रखोगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन इंटू r² बाई r², हट गया। सरफेस का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट क्यों, थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यानी डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। दूसरा आपके पास है इनसाइड सेल आर इज इक्वल टू 0, इनसाइड द सेल आर इज इक्वल टू 0 0, ये आता है 0। अब ये कहानी लिखी है देख लो, अभी अंदर कैसे आएगा, क्योंकि आपको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, है ना, इंपॉर्टेंट है। यह है आपके पास सरफेस, इस पे चार्ज फैला, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस। अब यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाओगे, हम जानते हैं क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, अब इनक्लोज तो है ही नहीं, अब इनक्लोज तो है ही नहीं चार्ज, तो क्या करोगे, तो 0 होना वैसे भी सीधे, लेकिन लिख देना फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बट क्यू इनक्लोज्ड है ही नहीं, ये 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये पहला चैप्टर खत्म। देखो इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन थे बहुत इजी आते हैं, गॉस से आते हैं, सिलेंडर, हर चीज मैंने करा दी है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों वही रह जाता है, जो गॉसियन सरफेस मानते हो आप लोग, क्या मानते हो, गॉसियन सरफेस मानते हो, ठीक है, क्या मानते हो बेटा, जो गॉसियन सरफेस मानते हो, ओके।
कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट था 2023 में जो आया था, वहीं पे वहां पे थोड़ा एरिया का इशू था ना, पहले वाले सरफेस में दूसरे वाले सरफेस में ये था। या यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे एरिया लेना था। फ्लक्स देखो, हम फ्लक्स एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे थे, बस इतना याद रखना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन पे था। जैसे पहले क्वेश्चन में बनाया तो ऊपर की ओर कोई मतलब ही नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है, फ्लक्स केवल हम एक्स डायरेक्शन में ले रहे थे। तो ये चैप्टर हमारा आज खत्म होता है। आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, बिल्कुल तैयार रहिएगा, बिल्कुल सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, फिर मिलते हैं, बाय बाय।